वेलकम टू माय चैनल सिटीजन कॉमर्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। ये टॉपिक क्लास 11th में और क्लास 12th में इकोनॉमिक्स को समझने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने की सोचता है तो उसको सबसे पहले ये 3 क्वेश्चंस के बारे में सोचना होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, जो उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसे क्या बनाना चाहिए, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, व्हाट टू प्रोड्यूस और इन व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, किस चीज का प्रोडक्शन करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें। जैसे मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप मोबाइल के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। मोबाइल की कंपनी में आप बहुत पहले जॉब भी कर चुके हैं और आपको मोबाइल के बारे में बहुत नॉलेज है। तो अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप मोबाइल की कंपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आपके पास पैसा है, आपने लैंड भी अरेंज कर लिया और सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप मोबाइल की कंपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब मोबाइल की कंपनी तो आप स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप कितने मोबाइल्स का प्रोडक्शन करेंगे, ये क्वेश्चन भी होगा आपके सामने। इसलिए कि आपने मान लीजिए 10 लाख मोबाइल बना लिए और फिर आप उनको बेच ही नहीं पाए मार्केट में, तो आपके पास ब्लॉक हो जाएंगे मोबाइल्स। और जब तक 2-3 साल तक अगर आप उसको बेचने की पोजीशन में होंगे तो तब तक बहुत सारे नए मॉडल आ जाएंगे मार्केट में, तो अल्टीमेटली आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको 2 लाख मोबाइल बनाने हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 लाख मोबाइल आप आसानी से इस फाइनेंशियल ईयर में ही बेच देंगे। ठीक है, थोड़े बहुत अगर बच जाएं 5,000, 10,000, 2,000 तो वो अलग बात है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बिक जाते हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें कि हम उसका 30% माल भी ना बेच पाएँ, तो फिर वो घाटे का सौदा है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है एक बिजनेसमैन के सामने, वो आता है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है बेटा, तो हाउ टू प्रोड्यूस में 2 चीज़ें होती हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और दूसरी होती है कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है बच्चों, तो देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है, इसको हम आपको एक ऐसे एग्जांपल से समझाएंगे जो आप लोगों ने खुद देखा हुआ है, जिसको आपने ऑब्जर्व किया हुआ है। वो क्या है कि हमारे दिल्ली में जब मेट्रो शुरू हुई थी, उसके कई सालों तक जो मेट्रो का स्टेशन था वहाँ बहुत सारी टिकट विंडोज़ होती थी और हर विंडो पर एक मेल या फीमेल टिकट वेंडर बैठे हुए रहते थे और आप उनको पैसे देते थे, वो आपको टिकट दे देते थे। लेकिन अब अगर आप मेट्रो स्टेशंस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पहले 6 विंडोज़ होती थी, 8 विंडोज़ होती थी,
अब वहाँ 1 या 2 विंडोज़ ही हैं और बाकी टिकट वेंडिंग मशीन्स रखी हुई हैं। उसमें आप पैसा डाल सकते हैं और आपको टिकट वहाँ से निकल आता है मशीन से। आप उसमें डिटेल्स डाल दें, आप उसमें ये डाल दें कि आपको किस स्टेशन तक जाना है मेट्रो से, तो आप पैसे डालेंगे, टिकट आ जाएगा और जो आपके बैलेंस पैसे हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि उस वक्त बहुत सारी मैन पावर की ज़रूरत थी। मान लीजिए 100 मेट्रो स्टेशन है और एक मेट्रो स्टेशन पर पहले 6 विंडोज़ होती थी ऑन एन एवरेज, मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ठीक है बेटा, तो अगर 6 विंडोज़ होती थी तो 100 स्टेशंस पे 600 लोग टिकट बेचने के लिए रिक्वायर्ड थे। आज कितने लोग रिक्वायर्ड हैं? अगर मान लीजिए 100 ही स्टेशन है आज भी, तो आज सिर्फ 200 लोग रिक्वायर्ड हैं और बाकी जो 400 लोग हैं अब उनको मेट्रो ने निकाल दिया जॉब से और उनकी जगह पर टिकट वेंडिंग मशीन आ गई और उस वेंडिंग मशीन में आप खुद से जाके पैसे डाल सकते हैं, खुद से टिकट आ जाएगा और आपके बैलेंस पैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो व्यापारी है उसको ये डिसाइड करना है कि उसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लोग ज़्यादा लगते हैं और मशीनें कम लगती हैं, पैसा भी कम लगता है लेकिन लेबर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लेबर को हर महीने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि इंसानों का काम, ठीक है, नेचुरल पर्सन्स का काम मशीन्स करती हैं। तो जब मशीन्स काम करती हैं तो उस केस में जो प्रोडक्शन होता है वो मशीन्स के थ्रू ज़्यादा होता है और लेबर्स के थ्रू कम होता है। जैसे अब एक मशीन आपने लगा दी तो एक मशीन पे 1 या 2 बंदे चाहिए। अगर वही काम लेबर कर रही होती तो पता चला 50 बंदों की ज़रूरत होती। ठीक है, तो अब अगर हम मोबाइल की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें बड़ी बड़ी मशीनें ख़रीद कर मोबाइल का प्रोडक्शन करना है या हमें लेबर ज़्यादा लगा के मोबाइल का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखिए अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में मैं आपको 2 कंपनीज़ के एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है मारुति। ठीक, मारुति भी कार्स बनाती है ठीक है, और दूसरी कंपनी है मर्सिडीज। ठीक है बेटा, तो एक तरफ मारुति कंपनी है और दूसरी तरफ मर्सिडीज कंपनी है। तो अब इसमें अगर मारुति के जो ओनर्स हैं तो उन्होंने शुरू में ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो मिडिल क्लास के लिए करेंगे, और मर्सिडीज़ के जो ओनर्स हैं उन्होंने शुरू में ही ये डिसाइड कर लिया था कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो रिचेस्ट क्लास के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इनके जो कस्टमर्स होंगे तो वो इन कंपनीज़ को पहले से मालूम है। जैसे ये जो मारुति है वो मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्शन कर रही है या लोअर मिडिल के लिए भी। ठीक है, और जो मर्सिडीज है वो रिचेस्ट क्लास के लिए प्रोडक्शन कर रही है। जो मर्सिडीज है तो वो रिचेस्ट क्लास के लिए प्रोडक्शन कर रही है और जो मारुति है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्शन कर रही है। तो आप देखिए कि अगर कोई लोअर मिडिल क्लास का भी बंदा है और वो 20,000 25,000 कमाता है तो वो भी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए आमतौर पर हमारे इंडिया में जो कार ख़रीदता है तो मारुति ही ख़रीदता है, क्योंकि मारुति का माइलेज भी ज़्यादा होता है और मारुति में
मेंटेनेंस बहुत कम होता है, और एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी अगर उसने शौकिया मारुति कार ख़रीदी है तो उसको वो मेंटेन कर सकता है और उसको वो रख सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, और आगे जो है जो इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मार्केट इकोनॉमी। तो बेटा मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? देखिए मैं पहले अपने वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इकोनॉमी क्या है। मार्केट इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और जो मार्केट इकोनॉमी है उसका एक बेसिक फंडा होता है और वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है बेटा, जैसे जो भी प्राइवेट लोग हैं, मान लीजिए हम फैक्ट्री खोलेंगे तो हमारा क्या टारगेट होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। अडानी ने फैक्ट्री खोली है, उसका क्या टारगेट है? उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अंबानी ने फैक्ट्री खोली है, उसका भी क्या टारगेट है? ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई फैक्ट्री खोलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई काम करेगी, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? वो वेलफेयर ऑफ द पब्लिक होगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी वो प्रॉफिट के लिए नहीं काम करेगी, वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, वो लोगों के फ़ायदे के लिए काम करेगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम करेगी। लेकिन अगर मैं फैक्ट्री खोलूँगा, आप फैक्ट्री खोलेंगे, और हमारे आप जैसा अगर कोई भी इंसान फैक्ट्री खोलेगा तो उसका टारगेट वही होगा जो आज की डेट में टाटा का टारगेट है, जो बिरला का टारगेट है, जो अंबानी का, अडानी का, वही हमारा और आपका भी टारगेट होगा, क्योंकि हम लोग भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी बेसिक चीज़ थी। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो मार्केट इकोनॉमी है वहाँ पर जो प्राइस मैकेनिज़्म है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस कैसे होता है, वो सप्लाई और डिमांड जो कमोडिटीज़ की है उसके अकॉर्डिंग प्राइस रखा जाता है। देखिए गांव में ज़मीन सस्ती मिलती है, क्यों सस्ती मिलती है? कभी आपने सोचा कि गांव की ज़मीन क्यों सस्ती है? गांव की ज़मीन इसलिए सस्ती है कि गांव में ज़मीन की डिमांड कम है। और हमारे यहाँ दिल्ली में ज़मीन क्यों महंगी? लोग अपना गांव का पूरा पूरा खेत बेचकर दिल्ली में क्या खरीद पाते हैं? एक छोटा सा फ्लैट। ठीक, गांव में पता चला उन्होंने 5 बीघे का खेत बेच दिया, और वो 5 बीघे का खेत बेचकर जो 50 लाख रुपए आए या 60 लाख रुपए आए, उसमें उनको यहाँ पर एक 50-60 गज का फ्लैट मिला। तो अल्टीमेटली ये है कि गांव में ज़मीन की डिमांड कम है, इसलिए वहाँ पर प्राइसेस भी कम हैं, और शहर में या न्यू दिल्ली में ज़मीन की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उसके प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है बेटा, तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। मिनिमल स्टेट रूल, देखिए जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है और कभी कभी होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो ये मार्केट इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, तो मार्केट इकोनॉमीज़ का लीडर जो वर्ल्ड में है वो यूएसए। ठीक है, यूएसए में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पर मैक्सिमम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो उसी तरह से यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसी तरह से फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब क्या हैं? ये सब मार्केट इकोनॉमीज़ के एग्जांपल मैंने दिए आपको। ठीक, तो ये मार्केट इकोनॉमीज़ जितनी भी हैं, यहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, बैंक वगैरह हैं, वो प्राइवेट लोगों के हाथ में हैं। और जो डिसीजंस होते हैं इन फैक्ट्रीज़ में, उन डिसीजंस में गवर्नमेंट का या स्टेट का रोल बहुत ही कम होता है। ठीक है बच्चों, तो
अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो टॉपिक है आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो बच्चों ये जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, तो इसमें जो कंट्रीज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उनमें सबसे आगे जो नाम आता है वो रशिया एंड चाइना का आता है, और नॉर्थ कोरिया भी एक तरह की सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो स्कूल्स हैं, जो और जो भी प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, जहाँ भी काम हो रहा है, जहाँ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वो किसके कंट्रोल में हैं? वो सरकार के कंट्रोल में है वहाँ की। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टेट ओनरशिप, जैसा कि मैंने बताया कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या स्टेट के कंट्रोल में है, और अगर वहाँ के लोग अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और अंबानी अडानी की तरह भी बिजनेस कर रहे हैं, तो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज इशू डायरेक्टिव्स सेटिंग प्रोडक्शन कोटास। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स को निर्देश देती हैं कि भाई तुम्हें इतना प्रोडक्शन करना है, तुम्हें इतना करना है और तुम्हें इतना करना है। यानी कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, और इसमें जो प्राइसेस हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ क्या है कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती हैं उनका जो टारगेट होता है वो होता है इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, लोगों का वेलफेयर करना, न कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये जो एजेंसीज़ हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती हैं, ये किसी भी कंपनी को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देती और सारी कंपनीज़ को इनके डायरेक्शंस को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है बेटा, तो और मैंने जैसा कि बताया कि सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर इनका मेन मोटो होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मोटो नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग, मैंने जो भी कुछ आपको यहाँ पर टॉपिक्स बताए हैं, तो ये सब बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएंगी और फिर इसके बाद ये चैप्टर समझने में भी आपको आसानी होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।